बेंगलोर के एक यूनिवर्सिटी ने चैट जीपीटी को अपने कैंपस पर बैन कर दिया और ये पिटीशन डाला कि इंडिया के हर स्कूल कॉलेज के कैंपस में ये चीज बैन होनी चाहिए। रीजन ये था कि बच्चे अपना होमवर्क, अपना असाइनमेंट और अपने सारे स्टडी प्रोजेक्ट इस एआई बेस्ड लैंग्वेज मॉडल की मदद से कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में हम चैट जीपीटी के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं और बहुत कम समय में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिसमें जो खास बात है वो है कि ये सक्षम है आपके सवालों का जवाब देने में, वो भी किसी इंसान की तरह। मानो जैसे आपने किसी से व्हाट्सएप में कुछ पूछा और उसने जिस तरह से चैट में आपको रिप्लाई किया, वैसे ही चैट जीपीटी आपके सवालों का जवाब देता है। ये इतना ह्यूमन लाइक आंसर दे पाता है अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और अपने लार्ज न्यूरल नेटवर्क की मदद से। इसको कंटिन्यूअसली बहुत बड़े मात्रा में अलग अलग सोर्सेज से टेक्स्ट को, शब्दों को सिखाया गया है, जिससे न ही सिर्फ ये आपकी भाषा को समझ पाता है पर उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझ पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चैट जीपीटी से पूछूं कि बुर्ज खलीफा कहाँ है और उसने बहुत क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट अपना आंसर दिया। अब इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि मैं वहां कैसे जा सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पर इसे नहीं बताया या यहाँ पर इस चीज को क्लैरिफाई नहीं किया कि मैं कहाँ जाने की बात कर रहा हूँ, पर क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन बुर्ज खलीफा के बारे में था तो ये उस चीज को समझ पाया ठीक उसी तरीके से जिस तरह से हम इंसान से बात करते हैं और वो हमारे पहले सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझकर अपना जवाब देता है। और यही जादू है चैट जीपीटी का कि वो ह्यूमन लाइक आंसर जनरेट कर पाता है और हम ये फर्क नहीं बता पाते हैं कि इस आंसर को किसी इंसान के द्वारा लिखा गया है या किसी एक सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो अब जब हम चैट जीपीटी के बारे में जान चुके हैं तो बात करते हैं इसके इम्पैक्ट के बारे में कि ये क्या असर हम पर डाल सकते हैं। साल 1998 गूगल के आने के बाद हमारी पूरी दुनिया ही बदल गई। जिस तरह से हम इंफॉर्मेशन और नॉलेज को समझते थे, हमारी उस पूरी समझ को इसने बदल कर रख दिया। कुछ चीज के बारे में जानना होता है, हमें लाइब्रेरी की ओर जाना पड़ता था, हमें किताबों का सहारा लेना पड़ता था, समय बिताना पड़ता था। अब वो लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज हमारी जेब में समा गया। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन और बिजनेस को भी गूगल ने रिवोल्यूशनराइज कर दिया। जीमेल, गूगल मीट, गूगल डॉक और शीट्स के जरिए इसने वो सिस्टम ही चेंज करके रख दिया। इन सब में से जो सबसे बड़ा मार्केट गूगल का था वो था उसका सर्च इंजन का। सो अगर मुझे जानना है कि दिल्ली ही क्यों कैपिटल ऑफ इंडिया है तो मैं सर्च करूंगा और ये आंसर लाके दे देगा। पर अब इसी क्वेश्चन को मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ, इसने भी आंसर दिया और यहाँ आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा आंसर बेहतर है और कौन सा आंसर इसमें से ज्यादा रिलेवेंट है। इसी तरह से चैट जीपीटी पूरे क्वेश्चन आंसर की गेम को चेंज कर सकता है, एक्चुअली कर रहा है। नवंबर 2022 में चैट जीपीटी के आने के बाद लगभग रातों रात ये $29 बिलियन की ऑर्गेनाइजेशन बन गई। गूगल ने शुरुआत में इसे उतना सीरियसली नहीं लिया, फिर जनवरी 2023 के आते आते इसका यूजर बेस स्काई रॉकेट करने लग गया। गूगल पर टॉप सर्च भी चैट जीपीटी ही हो गया। फिर गूगल को अपना मार्केट छीनता हुआ दिखाई दिया और उसने डर ही डर में अपना नया एआई मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम था बार्ड। गूगल ने ट्विटर पर एक जिफ पोस्ट किया जिसमें उन्होंने इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि किस तरह से ये चीज काम करती है और बताया कि ये कितना भरोसेमंद और बेहतर एआई मॉडल है। पर यहाँ एक गलती हो गई। डेमोन्स्ट्रेशन में सवाल पूछा गया था जेम्स वेब टेलीस्कोप की डिस्कवरी के बारे में। आंसर देते हुए लास्ट पॉइंट में बार्ड ने कहा एक्सोप्लैनेट की पहली तस्वीर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खोजी है, और यही हो गई गलती। इस फैक्ट को खुद नासा ने क्लेरिफाई किया कि यह आंसर गलत है और सही आंसर है यूरोपियन साउदर्न लेबोरेटरी का वेरी लार्ज टेलीस्कोप जिसने 2004 में इसको खींचा था। और बस इसकी वजह से गूगल की नैया पार पहुंचने से पहले ही डूब गई। इस फेलियर के बाद गूगल का मार्केट वैल्यू गिरने लग गया। उसके शेयर प्राइसेस $100 बिलियन से नीचे गिर गए। और ये सब बखेड़ा जहां हो रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया अपना नया एज ब्राउजर 2 जिसमें फीचर था एआई पावर्ड बिंग सर्च इंजन का। एंड गेस व्हाट, ये एआई पावर्ड का मतलब है बिंग में चैट जीपीटी का इम्प्लीमेंटेशन होना। और ये लॉन्च सक्सेसफुल रहा। माइक्रोसॉफ्ट ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए थे इसके ऊपर, जो कि यहाँ पर पूरी तरह से वसूल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ही कम समय में माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल के टक्कर का एक कॉम्पिटिटर लाके खड़ा कर दिया। अगर हम बाहर से देखें तो ये पूरा नाटक बड़ी बड़ी कंपनीज की हार जीत का लग रहा है, पर अगर आप गहराई से समझें तो यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि विचारों में मतभेद। यानी कि कहीं ब्राइट सोल्यूशन है तो कहीं डार्क प्रॉब्लम है, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी। अरे कहना क्या चाहते हो? अर्थात हमारे लिए एज अ कंज्यूमर ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, पर पब्लिशर्स का क्या, उन वेबसाइट्स का क्या होगा जो एड्स के सहारे रन करती, जो आपको कंटेंट तो फ्री में देती हैं पर खुद एड्स के जरिए पैसे कमाती हैं, आपके ट्रैफिक के जरिए पैसे कमाती हैं। क्योंकि गूगल का सिस्टम कैसे काम करता है कि आपको किसी चीज के बारे में अगर जानना है तो आपको लिंक्स पे लिंक देते जाएगा वो। आप इसी तरह से टैब्स पे टैब रन करते जाते हैं और अलग अलग वेबसाइट्स पर घूमते फिरते आपको आंसर खोजना पड़ता है, और इसीलिए अलग अलग वेबसाइट्स पर ट्रैफिक बना रहता है।
जिसके लिए बड़े बड़े ब्रांड्स उन सारी वेबसाइट्स को जिन पर ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है अपने एड्स लगाने के लिए पैसे देती हैं। और लगभग हर फ्री वेबसाइट जहां आपको एड दिख रहा है वो उसी के जरिए ही पैसे कमा रही है, तभी तो आपको फ्री में कंटेंट दे पा रही है। पर यहीं अगर आपके सवालों को कोई ब्रीफ में समरी करके दे दे आपको कहीं खोजना ना पड़ेगा, आपको किसी टैब में टैब नहीं खोजना पड़ेगा, लिंक्स नहीं क्लिक करनी पड़ेंगी, तो आपके लिए तो सहूलियत हो गया ना। अब आप शायद ही वो एक्स्ट्रा मेहनत करें किसी और जगह पे जाने का, किसी नए लिंक पे क्लिक करने का, और ऐसा बहुत से यूजर करेंगे भी। और इसी वजह से उन वेबसाइट्स पर अब ट्रैफिक कम हो जाएगा। अब जब ट्रैफिक कम हो जाएगा तो उन एड्स पर पैसे भी कम मिलेंगे। और ये जो चैट जीपीटी या बार्ड हो गया, इन सारे मॉडल्स को सिखाना पड़ता है। और ये सारा डेटा कहां से जाता है? आपके इन्हीं फ्री वेबसाइट पर घूमने की वजह से जो डेटा जनरेट होता है कि आखिर में यूजर कौन से वेबसाइट पर जाके अपना आंसर पा रहा है, उसी से तो ये सीखते हैं। यही आंसर जब यूजर नेक्स्ट टाइम सर्च करेगा तो उसके सामने लाके रख दो ताकि उसको एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े। लेकिन वहीं अगर लोग वहां जाएंगे ही नहीं तो वो लूप तो खत्म हो गया। अब जब वहां ही डेटा अवेलेबल नहीं है तो इन एआई मॉडल को आंसर कहां से मिलेगा? और कोई फ्री में अपना कंटेंट क्यों अवेलेबल कराएगा? पर हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। अल्टीमेटली जो इसका बेस्ट इंप्लीमेंटेशन है वो हमें अभी बिंग सर्च इंजन में देखने को मिला है, जहां पूरा का पूरा सिस्टम चैट जीपीटी के अराउंड ना बनाने को छोड़कर उन्होंने उसे एज अ एडिशनल फीचर दिया, जहां आपको अगर मन है तो आप वहां जाओ। पर अगर आप नॉर्मली सर्च करोगे तो आपको पूरा लिंक वगैरह के साथ एक छोटा सा साइड में ब्रीफ वगैरह भी दे दिया जाएगा, जो कि बेहतर है क्योंकि इसमें दोनों का फायदा हो रहा है। ये तो है ही, पर इसके अलावा एक और सवाल जो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है कि क्या ये एआई मॉडल भरोसेमंद है? जैसा हमें बार्ड के साथ देखने को मिला, इसने आंसर तो दिया पर वो गलत भी था। और ये सिर्फ बार्ड की बात नहीं है, चैट जीपीटी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। किसी ने उस पर सवाल पूछा कंट्रोवर्शियल, नॉन कंट्रोवर्शियल, पॉलिटिकल, पब्लिक फिगर्स के बारे में। उसने एक प्रॉपर लिस्ट जनरेट करके दिया और उस लिस्ट में उसने इलॉन मस्क को कंट्रोवर्शियल बता दिया, जो कि पूरी तरह से इररिलेवेंट था। और इस चीज को इलॉन मस्क ने भी एडमिट किया कि यही इन मॉडल्स की कमी है। ये वेबसाइट्स डेफिनेटली आपके सवालों का जवाब दे पाते हैं, उसको बेहतर तरीके से आपके सामने पेश कर पाते हैं, पर ये फैक्ट चेक नहीं कर पाते हैं। इनको ये नहीं पता कि आपका जो सवाल था, उसका जो इन्होंने आंसर दिया वो पूरी तरह से सही है या गलत, क्योंकि ये आपके कीवर्ड्स को सूट करता हुआ बेहतर रिलेवेंट आंसर निकाल कर लेके आते हैं। पर इनको ये नहीं पता होता कि जो इन निकाल कर लेके आए हैं, जो आपके सामने ये परोसे हैं, वो पूरी तरह से सही है या गलत, जिसमें डेफिनेटली हमें सुधार देखने को मिल सकता है आने वाले समय पे, क्योंकि यही अब हमारा फ्यूचर है। एआई अब हमारे हर एक चीज को आसान करेगा और हमें लेजी भी बनाएगा। आप कैसे देखते हैं इस एआई वाले फ्यूचर को? जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।